मैं डॉक्टर सुखदेव सिंह आपको ह्यूमन बॉडी की जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं उसको बताना चाहता हूँ, जिसके बेस पर आप ये पता लगा सकते हैं कि हम नॉर्मल हैं या हमारे जो साथी हैं या हमारे जो घर में हैं वो नॉर्मल हैं या नहीं हैं। और इस बेस पर आप फिर अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में मिल सकते हैं कि ये एबनॉर्मल रीडिंग है, हम अब क्या करें। ये एक बहुत बड़ी जानकारी होती है, क्योंकि कुछ लोगों को यही पता नहीं रहता कि हमारी नॉर्मल वैल्यू क्या है, और जो जैसा कहता है उसी के बहकावे में आ जाते हैं। कुछ नॉर्मल वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ब्लड की ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, वो 95% से ज़्यादा होनी चाहिए। हमारा हीमोग्लोबिन लेडीज में 13 से 15 और मेल में 14 से 17 तक जनरली होना चाहिए। हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल मोर देन 200 नहीं होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और टेम्परेचर 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। बीपी 120/80 और ब्लड शुगर 80 से 120 होनी चाहिए। इस बेस पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हमको कोई बीमारी तो नहीं है। पल्स रेट, जो कि हमारी पल्स रेट जो होती है वो हार्ट के रेट को दर्शाती है, वो 70-75 के करीब होनी चाहिए पर मिनट। यही नहीं, कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके बेस पर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम नॉर्मल हैं या नहीं हैं। नॉर्मल बॉडी वेट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, हमारी हाइट सेंटीमीटर में होनी चाहिए, और उसमें से यदि हम 100 घटा दें, माइनस कर दें, तो जो रिमेनिंग सेंटीमीटर में वैल्यू है, इतने केजी हमारा नॉर्मल बॉडी वेट होना चाहिए। ब्लड में हीमेटोक्रिट जो है वो लेडीज में 36% से 46% होना चाहिए, और मेल में 41% से 53% होनी चाहिए। ये ब्लड की कंसंट्रेशन को बताती है। और इस तरीके से डेंगू फीवर वगैरह में यदि फ्लूइड की डेफिशिएंसी होती है, वो इसी के बढ़ने की वजह से होती है। तो हमको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी बॉडी को और फ्लूइड की ज़रूरत है। जो नॉर्मल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अभी मैंने आपको बताया, जैसे अभी वायरल डिजीज़, कितनी ही वायरल डिजीज़ हुई हैं, कोरोना वायरस वगैरह, उसका बारे में सीरियसनेस के बारे में अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या है। उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। हार्ट की, लंग्स की और ब्रेन की जो एबनॉर्मलिटी है, उसका भी ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन के बेस पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं तथा अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
अभी हम कुछ डाटा हमारे यूरिन के भी होते हैं कि जो यूरिन में जो आउटपुट है हमारा यूरिन का वो मिनिमम 800 से 2000 ml पर डे होना चाहिए। उसकी जो पीएच है 6 to 7.5 होनी चाहिए और कलर जो है वो क्लियर पेल येलो होना चाहिए। अब यदि यूरिन कंसंट्रेशन को हम देखते हैं और उसके वॉल्यूम को देखते हैं, यदि वॉल्यूम इससे कम है तो हमें अंदाज़ा लग जाता है कि गुर्दा काम ठीक नहीं कर रहा है और अदर बॉडीली ऑर्गन भी फंक्शन ठीक नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से हम कुछ और मापदंड हम रखते हैं ब्लड में, जैसे कि सोडियम वैल्यू है हमारे ब्लड की, वो 145 मिली इक्विवेलेंट पर डाइल्यूशन, पोटासियम 3.5 to 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर डाइल्यूशन होनी चाहिए। अब यदि पोटासियम बढ़ जाता है तो हमको लगता है कि जी हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो हमको बढ़ रही है। घटती है तो उससे भी हमें वीकनेस वगैरह की पता चलती है कि हमको डायरिया वगैरह में किस तरह की वीकनेस हो रही है। और सोडियम का भी इसी तरीके से मापदंड हम यूज करते हैं। कैल्शियम 9 to 11.5 मिलीग्राम पर डाइल्यूशन, मैग्नीशियम 1.7 to 2.8 मिलीग्राम पर डाइल्यूशन, फॉस्फोरस 2.7 to 4.5 मिलीग्राम पर डाइल्यूशन, यूरिक एसिड 2.6 to 6 मिलीग्राम पर डाइल्यूशन, ब्लड यूरिया 5 to 20 मिलीग्राम पर डाइल्यूशन होना चाहिए। इन सभी से हम कहीं तो गाउट की पता हो जाती है यूरिक एसिड के द्वारा। यदि ये बढ़ गया, मान लो 6 से ज़्यादा हो गया, हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि गाउट तो नहीं है। यूरिया यदि बढ़ गया है तो भी हम ये पता लगा लेते हैं कि कोई किडनी की बीमारी तो नहीं हो गई है। कैल्शियम से भी ये पता कर लेते हैं कि भाई ब्लड में कैल्शियम कम है तो ये हार्ट को कोई प्रॉब्लम कर सकता है। यदि कम है या ज़्यादा है, और कुछ बीमारियों में ये कम हो जाता है, कुछ में ज़्यादा हो जाता है। इसी तरीके से हम सेवरल बीमारी के बारे में विचार कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन 13.2 से 16.6 मेल में, फीमेल में 11.6 से 15 ग्राम पर लीटर होता है। अब हीमोग्लोबिन को ही देखिए आप, ये हीमोग्लोबिन यदि कम हो गया तो ये गुर्दे की बीमारी को भी दर्शाता है, बोन मैरो की बीमारी को भी दर्शाता है, कहीं बॉडी में ब्लीडिंग हो रही है तो उसको भी दर्शाता है। तो कोई भी बीमारी हो सकती है, फिर उसके अनुसार जांच वगैरह चलती हैं और सर्टेन केसेज में तो ये मैलिग्नेंसी यानी कैंसर वगैरह के केस में भी डाउन या अप चला जाता है। पीएसए जो है हमारा, ये मेल कैंडिडेट में यदि आप देखें कि ये 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 Ng/ml। यदि इससे ज़्यादा है तो ये शक करता है कि आपका जो प्रोस्टेट है वो तो एनलार्ज नहीं हो गया है। तब आप प्रोस्टेट के इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, बायोप्सी वगैरह होती हैं। यदि उसमें कोई फाइंडिंग होती है तो उसका कोई उसी के अनुसार इलाज लिया जाता है। सीरम क्रिएटिनिन है
वह 0.7 to 1.2 मिलीग्राम पर डाइल्यूशन होती है नॉर्मली। अब ये क्रिएटिनिन को देखिए आप, ये आपके गुर्दे के फंक्शन को दर्शाती है। यदि क्रिएटिनिन लेवल 1.2 मिलीग्राम पर डाइल्यूशन से ऊपर जाता है, इसका मतलब आपको गुर्दे की कुछ परेशानी हो सकती है। और जब ये शक हो तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी देख लें। यदि यह भी 60 से कम है तो आपका कंफर्म हो जाता है कि गुर्दे की कोई बीमारी ज़रूर है। बाकी अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं और भी इसके टेस्ट होते हैं, एरिथ्रोपोइटिन वगैरह भी देखा जाता है जो कि ब्लड को बनाने में काम आता है। तो इस तरह हम किसी भी ऑर्गन की बीमारी इन टेस्टों के आधार पर देख लेते हैं। CRP 0.3 to 1 मिलीग्राम पर डाइल्यूशन होता है। बिलीरुबिन 0.1 to 1.2 मिलीग्राम पर डाइल्यूशन होता है। जैसे ही हम बिलीरुबिन को देखते हैं तो हमारा ध्यान लीवर पर चला जाना चाहिए, जिगर पर चला जाना चाहिए। यदि बिलीरुबिन 1.2 मिलीग्राम पर डाइल्यूशन से ज़्यादा आ रहा है तो फिर हमें लीवर फंक्शन टेस्ट भी देख लेने चाहिए, अल्ट्रासाउंड भी करा कर देख लेना चाहिए कि लीवर में कोई खराबी तो नहीं आ गई है। और जब ब्लड के AST, ALT वगैरह टेस्ट हम देखते हैं तो उससे भी हमें ये आइडिया लग जाता है कि हमारा लीवर नॉर्मल है या नहीं है। इसी तरह एक टेस्ट होता है प्लेटलेट काउंट्स का। प्लेटलेट काउंट जनरली 1.5 लाख से 4.5 लाख पर ml होता है। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये प्लेटलेट काउंट, कितनी बीमारी ऐसी हैं जिसमें नीचे चली जाती हैं और कितनी ऐसी हैं जिसमें ऊपर चली जाती हैं। जिनमें नीचे चली जाती हैं वहाँ ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, जैसे डेंगू फीवर वगैरह है। यदि प्लेटलेट काउंट्स 20,000 पर ml आ जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ गया है। और यदि इसका साइज और इनका नंबर बढ़ जाए तो समझ लो आपका हार्ट, ब्रेन, लंग ये सफ़र करने वाले हैं, क्योंकि ये ब्लड में क्लॉट को बढ़ाते हैं। तो हम अकॉर्डिंगली सेवरल बीमारी इस तरीके से पता कर लेते हैं। अब हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं, यदि 4500 पर mm3 इससे डाउन होती हैं तो हमको कोई भी इन्फेक्शन लग सकता है, क्योंकि जनरली इसकी जो रेंज है वाइट ब्लड सेल्स की वो 4500 से 11,000 है। अब इससे ऊपर जाते हैं तो जो ब्लड के जो कैंसर हैं वो भी हमको आइडिया लगता है, और यदि डाउन जाते हैं तो भी आइडिया लगता है सेवरल डिजीज़ का। इस तरीके से हम सेवरल डिजीज़ का पता करते रहते हैं, लगाते रहते हैं, और ये हमारे बड़े काम की चीज़ होती है। एक काउंट है ब्लड में ईओसिनोफिल्स। ये लंग की, फेफड़ों की एलर्जिक जो डिजीज होती हैं उनमें बढ़ जाती हैं।
नॉर्मल रेंज 30 से 350 पर ml होती है। अब यदि ये काफ़ी बढ़ जाएं तो समझो यदि किसी को लंग की क्रोनिक डिजीज है, खांसी वगैरह लंबी रहती है, तो वो इनकी वजह से हो जाती है। फिर इसका इलाज अकॉर्डिंगली किया जाता है और फेफड़ों का जो अदर इन्वेस्टिगेशन है वो भी किए जाते हैं, जैसे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हैं, एक्सरे है, सीटी एक्सेट्रा है। इसी तरह कुछ थायराइड फंक्शन टेस्ट भी होते हैं, जैसे TSH, T3 और T4। ये टेस्ट हमारे थायराइड के बारे में बताते हैं। जैसे कि TSH जो नॉर्मल वैल्यू है वो 0.5 to 5 माइक्रोग्राम पर लीटर होता है। अब यदि थायराइड फंक्शन टेस्ट में TSH बढ़ जाता है, मोर देन 5 हो जाता है, तो शक होता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं है। कम हो जाता है, 0.5 से कम हो जाता है, यानी कि नॉर्मल रेंज से डाउन चला जाता है, लगता है कि हमें हाइपर थायरॉयडिज्म तो नहीं है। और इसी तरीके से हम T3 82-220 Ng पर डाइल्यूशन और T4 5 to 12 माइक्रोग्राम पर लीटर होता है। तो इस तरीके से हम जो नॉर्मल रेंज हमने अपने डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स में देखा, उसके बेस पर हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि वी हैव सम डिजीज, हमको कोई ना कोई बीमारी है और हमको डॉक्टर को मिलना चाहिए, उसको दिखाकर फर्दर टेस्ट कराने चाहिए और फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन हो उसी के बेस पर आगे का जो इलाज है, जिस भी ऑर्गन का है उसका हमको इलाज लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे डायबिटीज है, मैं पहले भी बताया था अपनी वीडियो में कि यदि ब्लड शुगर आपका 126 से ज़्यादा है खाली पेट, तो आप ये समझ लें कि आप कंफर्म डायबिटिक हैं। और यदि खाना खाने के 2 घंटे बाद आपकी ब्लड की शुगर की वैल्यू 200 मिलीग्राम पर डाइल्यूशन से ज़्यादा हो जाए, तो ये फर्दर कंफर्मेटरी टेस्ट है कि दोनों में ही आपकी ज़्यादा आ रही है, खाली पेट भी और खाना खाने के 2 घंटे बाद भी। फिर उसका एक और टेस्ट है HbA1c। HbA1c से भी आइडिया लग जाता है कि आपका यदि 5.5 से ज़्यादा आ रहा है तो वो सस्पेक्टेड केस हो जाता है डायबिटिक का। इसमें भी फिर प्री डायबिटिक भी होते हैं। प्री डायबिटिक की वैल्यू भी अलग डॉक्टर बता देते हैं। और प्री डायबिटिक तक, यानी कि जब तक आप कंफर्म केस डायबिटीज के नहीं हैं, उससे पहले तक आपका जो इलाज है वो एक्सरसाइज तथा डाइट के द्वारा किया जा सकता है, उससे आप नॉर्मल आ जाते हैं। इसी तरह और भी बहुत चीज़ हैं, जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, यदि आप उसकी नॉर्मल वैल्यू आपको मालूम है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर के पास अर्ली स्टेज में जाके डायग्नोसिस करा के पहले ही ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो अदर कॉम्प्लिकेशन से या ऑर्गन डैमेज से बच सकते हैं।
यही मैंने बताना चाहा था इसमें आपको वीडियो में, क्योंकि जब तक हम नॉर्मल वैल्यू नहीं जानेंगे तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे को क्या प्रॉब्लम है। हम सब कोशिश करें कि नॉर्मल वैल्यू पर थोड़ा ध्यान रखें। और देखिए, स्लाइटली चेंजेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता 5 to 10% पर, लेकिन यदि चीज़ें ज़्यादा डाइवर्ट हो रही हैं, ज़्यादा घट रही बढ़ रही हैं, तो फिर हमें केयरफुल हो जाना चाहिए और उसकी जांच पड़ताल करके टाइमली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये आपकी बॉडी है, कोई उधार ली हुई बॉडी नहीं है। इसको आपने 100 साल तक चलाना है। यदि आप इसको पहले ही बीमार कर लेते हैं किसी तरह और ब्लाइंडली आप कुछ विचार करते ही नहीं इसके बारे में, तो ये भी फिर आपके बारे में विचार करना छोड़ देगी। आप बहुत कीमती हैं, आपके बच्चों के लिए भी और कंट्री के लिए भी। अननेसेसरली अपने को प्रॉब्लम में ना डालें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू। इफ़ यू लाइक this video, please subscribe it and like it. Thanks.